क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान बिना तलवार चलाए, बिना एक भी बड़ी लड़ाई लड़े पूरे पहाड़ की सोच बदल सकता है? क्या कोई ऐसा शासक हो सकता है जिसे कुछ लोग उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रशासक कहते हैं, तो कुछ लोग उसी को पहाड़ की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल का मास्टरमाइंड मानते हैं। आज की कहानी एक ऐसे अंग्रेज अफसर की जिसने सिर्फ कानून नहीं बदले, बल्कि पूरे कुमाऊं और गढ़वाल की प्रशासनिक व्यवस्था, जमीन जंगल, गांव, कर व्यवस्था, पुलिस, अदालत, यहाँ तक कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक बदल डाली। उसका नाम था जॉर्ज विलियम ट्रेल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रेल सच में उत्तराखंड का विकास करने आया था, या फिर उसने मुस्कुराकर वह सब हासिल कर लिया जो अंग्रेज बंदूक से भी नहीं कर पाए थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1815 में लौटना होगा। उस समय पूरा कुमाऊं गढ़वाल गोरखा शासन की कठोर नीतियों से परेशान था। जनता पर भारी कर लगाए गए थे, खेती चौपट हो चुकी थी और लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया था। इसी असंतोष को अंग्रेजों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ पंडित हर्षदेव जोशी को कई आश्वासन दिए। अंग्रेजों ने उनसे सहयोग लिया और गोरखाओं के खिलाफ अपनी विजय आसान बना ली। लेकिन जैसे ही कुमाऊं गढ़वाल पर उनका अधिकार स्थापित हुआ, वही वादे पीछे छूट गए। पंडित हर्षदेव जोशी को धीरे धीरे प्रशासन से पूरी तरह अलग कर दिया गया। यहीं से अंग्रेजी कूटनीति का असली चेहरा सामने आने लगा। 1815 में गोरखाओं पर विजय के बाद अंग्रेजों ने पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को एक प्रशासनिक इकाई बनाया, जिसका नाम रखा गया कुमाऊं। पहले कमिश्नर बने एडवर्ड गार्डनर। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थी नेपाल और टिहरी राज्य की सीमाएं तय करना, पूरे क्षेत्र की जमीन का सर्वे कर राजस्व व्यवस्था बनाना, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। गार्डनर ने तेजी से काम शुरू किया। उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में कई तहसीलों की स्थापना की ताकि प्रशासन गांवों तक पहुंच सके। लेकिन काम इतना बड़ा था कि उन्हें अतिरिक्त अधिकारी की जरूरत महसूस हुई। इसी आवश्यकता के चलते 22 अगस्त 1815 को जॉर्ज विलियम ट्रेल को गढ़वाल का सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया। ट्रेल ने सबसे पहले गढ़वाल का बंदोबस्त पूरा किया और अपनी कार्यशैली से अंग्रेज अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। कुछ ही समय बाद जब गार्डनर नेपाल भेजे गए तो उनकी सिफारिश पर ट्रेल को पूरे कुमाऊं का कमिश्नर बना दिया गया। यहीं से शुरू होती है ट्रेल की असली कहानी। ट्रेल ने आते ही सबसे पहले जनता की सबसे बड़ी परेशानी को समझा। गोरखा शासन के दौरान इतने अधिकार लगा दिए गए थे कि लोगों ने खेती तक छोड़ दी थी। कई परिवार जंगलों में जाकर रहने लगे थे। ट्रेल ने सबसे पहले इन अवैध करों को समाप्त कराया। इससे लोगों में राहत का माहौल बना और खेती फिर से शुरू होने लगी। लेकिन इसके पीछे केवल जनता की भलाई नहीं थी। ट्रेल का उद्देश्य था राजस्व बढ़ाना। उसने गांवों के प्रभावशाली बूढ़ों, सयानों, ठोकदारों और माल गुजारों को अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें लगान वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी। गांव पहले से ही इन लोगों की बात मानते थे, इसलिए अंग्रेजी शासन गांव-गांव तक बिना किसी बड़े विरोध के पहुंच गया। इस नीति का असर बहुत जल्दी दिखाई दिया। जहां गोरखा शासन के अंतिम वर्ष 1814 और 15 में माल गुजारी लगभग 51,500 थी, वहीं अंग्रेजी शासन शुरू होने के एक साल के भीतर यह बढ़कर लगभग 1.25 लाख पहुंच गई। यानी जनता को राहत भी मिली और अंग्रेजों का खजाना भी भरने लगा। यही ट्रेल की प्रशासनिक रणनीति थी। लोगों को अपने साथ जोड़ो और व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ दो। लेकिन ट्रेल यही नहीं रुका। उसने महसूस किया कि केवल तहसीलों के भरोसे पूरे पहाड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। इसलिए 1819 में पहली बार 12 मंडल क्षेत्र में पटवारियों की नियुक्ति की गई। खास बात यह थी कि इन पटवारियों को सिर्फ राजस्व अधिकारी नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें पुलिस के अधिकार भी दिए गए। यानी अब गांव का वह व्यक्ति जो जमीन का रिकॉर्ड रखता था, कानून व्यवस्था पर भी नजर रखता था। यह व्यवस्था आने वाले वर्षों में अंग्रेजी प्रशासन की सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई। बाद के वर्षों में और अधिक पटवारी नियुक्त किए गए, जिससे राजस्व संग्रहण लगातार बढ़ता गया और प्रशासन गांवों तक मजबूत होता चला गया। लेकिन इसी व्यवस्था के भीतर एक ऐसी प्रथा भी जन्म ले रही थी जिसने आने वाले दशकों तक उत्तराखंड के हजारों परिवारों का जीवन कठिन बना दिया। बेगार। यही वह अध्याय है जिसने पहाड़ के इतिहास
पर सबसे गहरे घाव छोड़े। ट्रेल की छवि आज भी दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। एक पक्ष उसे उत्तराखंड का सबसे कुशल प्रशासक मानता है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि उसने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी शासन के जड़ें इतनी गहरी कर दी कि आने वाली पीढ़ियों तक पहाड़ उसकी बनाई व्यवस्था से बंधा रहा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी बेकार प्रथा। जरा सोचिए, अगर किसी किसान को अपनी खेती छोड़कर कई दिनों तक अंग्रेज अधिकारी का सम्मान ढोना पड़े, अगर कोई युवक अपने परिवार की चिंता छोड़कर पहाड़ों के कठिन रास्तों पर बिना मजदूरी के सरकारी बोझ उठाए, और अगर यह सब उसकी मजबूरी बन जाए, तो क्या इसे सेवा कहा जाएगा? नहीं, यही थी बेकार। ट्रेल के शासनकाल में बेकार व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उसे एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया। सरकारी अधिकारियों की यात्राएं हो, सामान की ढुलाई हो या दूसरे प्रशासनिक काम, इन सब के लिए स्थानीय लोगों से बिना पारिश्रमिक श्रम लिया जाता था। गांव के मुखिया और मालगुजार यह तय करते थे कि किस परिवार से कौन व्यक्ति बेगार देगा। पहाड़ के लोगों के लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, बल्कि खेती, परिवार और आजीविका पर सीधा असर डालने वाली मजबूरी थी। आगे चलकर यही बेकार प्रथा उत्तराखंड के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक का कारण बनी। लेकिन ट्रेल केवल राजस्व और प्रशासन तक सीमित नहीं था। उसने जल्द ही समझ लिया कि जिस समाज की आस्था पर पकड़ मजबूत होगी, उस समाज पर शासन करना भी आसान होगा। इसी सोच के साथ उसने कुमाऊं की धार्मिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया। नंदा देवी मंदिर, जो उस समय क्षेत्र की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, उसके प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर भी प्रशासनिक हस्तक्षेप किया गया। अंग्रेज यह जानते थे कि यदि धार्मिक संस्थानों में स्थिरता बनी रहे तो जनता का विश्वास भी बना रहेगा। इसलिए ट्रेल ने धार्मिक मामलों में सीधा टकराव करने के बजाय नियंत्रण और संरक्षण दोनों का संतुलन बनाए रखा। यही उसकी प्रशासनिक शैली थी। इसी दौरान उसने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर भी विशेष ध्यान देना शुरू किया। उस समय पहाड़ का जंगल केवल लकड़ी का स्रोत नहीं था। गांव की खेती, पशुपालन, ईंधन और रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन संसाधनों का सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि भविष्य में जंगल आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। ट्रेल के समय में इस दिशा में शुरुआती प्रशासनिक नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर अंग्रेजों की वन नीतियों का आधार तैयार किया। ट्रेल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कानून नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों की मानसिकता को समझना। उसने महसूस किया कि पहाड़ का समाज बाहरी शासन का विरोध जरूर करता है, लेकिन अगर गांव के अपने लोग प्रशासन का हिस्सा बन जाए तो विरोध अपने आप कम हो जाता है। इसलिए उसने स्थानीय प्रभावशाली लोगों को व्यवस्था में जगह दी। मालगुजार, सयाने, गांव के बुजुर्ग और पटवारी, ये सभी अंग्रेज शासन और आम जनता के बीच की कड़ी बन गई। इससे अंग्रेज अधिकारियों को हर गांव में अलग से मौजूद रहने की जरूरत ही नहीं रही। प्रशासन गांव में अपने लोगों के माध्यम से चलने लगा। यही वजह थी कि ट्रेल के लंबे कार्यकाल में कुमाऊं में वैसा बड़ा विद्रोह देखने को नहीं मिला जैसा भारत के कई दूसरे हिस्सों में हुआ। अंग्रेजी शासन धीरे धीरे लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनता गया, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी था। स्थानीय समाज की पारंपरिक स्वायत्त व्यवस्था धीरे धीरे सरकारी नियंत्रण में आती चली गई। यानी बाहर से देखने पर सबको शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर पहाड़ का सामाजिक ढांचा बदल रहा था। ट्रेल की नीतियों ने राजस्व बढ़ाया, प्रशासन मजबूत किया और अंग्रेजों की पकड़ स्थायी बना दी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी व्यवस्थाएं भी स्थापित हुई जिनका असर दशकों तक उत्तराखंड के लोगों को झेलना पड़ा। और यही कारण है कि इतिहास आज भी जॉर्ज विलियम ट्रेल का मूल्यांकन एक ही नजरिए से नहीं कर पाता। इतिहास में कुछ लोग अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपने फैसलों से याद रखे जाते हैं। जॉर्ज विलियम ट्रेल भी ऐसा ही नाम था। करीब 2 दशक तक उसने कुमाऊं की प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह चलाया कि अंग्रेज सरकार उसे अपने सबसे सफल अधिकारियों में गिनने लगी। लेकिन इस लंबे शासनकाल की सबसे बड़ी कहानी केवल प्रशासन नहीं थी, बल्कि वह बदलाव था जिसने पूरे पहाड़ के सामाजिक ढांचे को धीरे धीरे बदल दिया। ट्रेल का मानना था कि किसी भी शासन की असली ताकत केवल सेना नहीं होती, बल्कि लोगों का भरोसा और व्यवस्थित प्रशासन होता है। इसलिए उसने कुमाऊं में ऐसी व्यवस्था विकसित की जहां छोटे छोटे विवाद गांव स्तर पर ही सुलझाए जाए।
राजस्व समय पर वसूला जाए और सरकारी आदेश बिना बड़े विरोध के गांव-गांव तक पहुंच जाए। यही वजह रही कि उसके कार्यकाल में प्रशासन अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई दिया। लेकिन इस स्थिरता के पीछे अंग्रेजी शासन की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही। इसी दौरान जमीन के रिकॉर्ड तैयार करने, राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने और गांव की प्रशासनिक पहचान तय करने का काम लगातार चलता रहा। अंग्रेजों के लिए यह केवल सरकारी दस्तावेज नहीं थे। इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर तय होता था कि कौन कितना लगान देगा, किस गांव की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर होगी और प्रशासन किस तरह संचालित किया जाएगा। पहाड़ की पारंपरिक व्यवस्था अब धीरे धीरे लिखित सरकारी ढांचे में बदल रही थी, लेकिन हर बदलाव अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। जैसे जैसे अंग्रेजी प्रशासन मजबूत हुआ, वैसे वैसे स्थानीय समाज की स्वतंत्र भूमिका सीमित होने लगी। गांव पहले ही अपनी परंपराओं और आपसी सहमति से कई फैसले लेते थे, लेकिन अब सरकारी नियम और प्रशासनिक आदेश प्राथमिक हो। लोगों की जिंदगी पहले से अधिक सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होने लगी। यही अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी सफलता भी थी और सबसे बड़ी रणनीति भी। ट्रेल का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि वह पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ चुका था। दुर्गम रास्ते, दूर दराज के गांव, सीमित संसाधन और कठिन मौसम, इन सब के बीच प्रशासन चलाना आसान नहीं था। इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें स्थानीय लोगों की भूमिका बढ़ाई गई। यही कारण था कि पटवारी, मालगुजार और गांव के प्रमुख अंग्रेजी प्रशासन की रीढ़ बन गए। सरकार का आदेश इन्हीं के माध्यम से गांव तक पहुंचता था और गांव की जानकारी इन्हीं के जरिए सरकार तक लौटती थी। यही मॉडल आगे कई वर्षों तक उत्तराखंड के प्रशासन की पहचान बना रहा। इतिहासकारों का मानना है कि ट्रेल ने केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि ऐसी प्रशासनिक नींव रखी जिसका असर लंबे समय तक दिखाई दिया। राजस्व व्यवस्था को पटवारी प्रणाली हो या गांव का प्रशासनिक ढांचा, इनमें से कई व्यवस्थाएं आगे भी विभिन्न रूपों से चलती रही, लेकिन इसी के साथ बेगार जैसी व्यवस्थाएं और अंग्रेजी नियंत्रण भी लोगों की जीवन का हिस्सा बने रहे। इस पूरे दौर में एक बात और साफ दिखाई देती है, अंग्रेजों ने पहाड़ को केवल सैन्य दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने समझ लिया था कि हिमालयी क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल की सीमा, तिब्बत की दिशा और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कुमाऊं गढ़वाल पर मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। ट्रेल की नीतियों ने इस रणनीतिक उद्देश्य को भी काफी हद तक पूरा किया। लेकिन क्या जॉर्ज विलियम ट्रेल केवल एक सफल प्रशासक था, या फिर वह अंग्रेजी साम्राज्य का एक ऐसा अधिकारी था जिसने मुस्कुराते हुए पूरे पहाड़ को ब्रिटिश व्यवस्था में ढाल दिया? इस सवाल का जवाब इतिहास आज भी पूरी तरह एक मत होकर नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी बनाई कई व्यवस्थाओं ने लोगों को सुविधा भी दी और कई नीतियों ने वर्षों तक लोगों को संघर्ष भी कराया। करीब 22 वर्षों तक, यानी 1815 से 1837 तक जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं का सबसे प्रभावशाली प्रशासक बना रहा। इतने लंबे समय तक एक ही अधिकारी का किसी क्षेत्र पर बने रहना उस दौर में बेहद असाधारण माना जाता था, लेकिन इससे भी ज्यादा असाधारण थी उसकी कार्यशैली। उसने कभी खुद को केवल अंग्रेज अधिकारी की तरह प्रस्तुत नहीं किया। वह स्थानीय समाज को समझता था, पहाड़ की परिस्थितियों को जानता था और इसी वजह से उसके फैसले बाकी अंग्रेज अधिकारियों से अलग दिखाई देते थे। यही कारण है कि उसका नाम आज भी उत्तराखंड के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित ब्रिटिश अधिकारियों में गिना जाता है। 1837 में जब ट्रेल ने कुमाऊं छोड़कर इंग्लैंड लौटने का निर्णय लिया, तब तक यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजी ढांचे में ढल चुकी थी। तहसीलें स्थापित हो चुकी थी, राजस्व व्यवस्था व्यवस्थित हो चुकी थी, पटवारी प्रणाली गांवों तक पहुंच चुकी थी, प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से चलने लगा था। अंग्रेजों को अब हर गांव में अपनी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी बनाई व्यवस्था स्वयं उनके शासन को मजबूत कर रही थी। यही ट्रेल की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता मानी जाती है। लेकिन इतिहास केवल उपलब्धियों से नहीं लिखा जाता, इतिहास यह भी पूछता है कि उन उपलब्धियों की कीमत किसने चुकाई। क्या बेगार देने वाले किसान इस व्यवस्था को सफलता मानते होंगे? क्या अपनी खेती छोड़कर अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोने वाला पहाड़ी युवा इसे विकास कहता होगा? क्या गांव की पारंपरिक स्वतंत्र व्यवस्था के धीरे धीरे खत्म होने को लोग प्रगति मानते होंगे? यही वे सवाल हैं जिनकी वजह से ट्रेल का व्यक्तित्व आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यदि ट्रेल जैसा प्रशासन
न होता तो शायद कुमाऊं में अंग्रेजी शासन को स्थिर होने में काफ़ी कठिनाई होती। वहीं दूसरी ओर कई शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि ट्रेल की प्रशासनिक कुशलता ने ही अंग्रेजों को हिमालय क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने में सबसे बड़ी मदद दी, यानी इसकी नीतियों का लाभ अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को ही मिला। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति भी थी। जनता को राहत दो, व्यवस्था को मजबूत करो, स्थानीय लोगों को साथ जोड़ो और बिना बड़े संघर्ष के पूरे क्षेत्र को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लो। यही वजह है कि जॉर्ज विलियम ट्रेल को केवल एक अधिकारी कहकर नहीं समझा जा सकता। वह एक प्रशासक भी था, रणनीतिकार भी, सुधारक भी और अंग्रेजी साम्राज्य का भरोसेमंद प्रतिनिधि भी। आज जब हम उत्तराखंड के इतिहास को देखते हैं तो हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि किसने सड़क बनाई, किसने कर घटाया या किसने प्रशासन सुधारा। हमें यह भी समझना होगा कि उन फैसलों का अंतिम उद्देश्य क्या था, क्योंकि हर शासन अपने समय में कुछ सुविधाएं देता है, लेकिन इतिहास उसका मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि उन सुविधाओं के पीछे सत्ता का उद्देश्य क्या था। जॉर्ज विलियम ट्रेल की कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास कभी पूरी तरह काला या सफेद नहीं होता। एक ही व्यक्ति किसी के लिए कुशल प्रशासक हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए औपनिवेशिक शासक का सबसे सफल चेहरा। और शायद इसी कारण 200 साल बाद भी उत्तराखंड के इतिहास में जॉर्ज विलियम ट्रेल का नाम केवल एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज है जिसने बिना बड़ी लड़ाइयों के, बिना तलवार उठाए, बिना कुमाऊं की प्रशासनिक दिशा बदल दी। लेकिन अंतिम फैसला आज भी इतिहास नहीं बल्कि पाठक और श्रोता स्वयं करते हैं कि ट्रेल को किस रूप में याद किया जाए। अगले इतिहास एपिसोड में हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने अंग्रेजों के इस व्यवस्था को सबसे बड़ा झटका दिया था, कूली बेगार आंदोलन। एक ऐसा जन आंदोलन जिसने उत्तराखंड की जनता को पहली बार अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट कर दिया, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां जनता खामोश रहना छोड़ देती है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही।